नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। एक तरफ जहां महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी जंग दिनों दिन धारदार होती जा रही है, वहीं उपचुनाव की जंग जहां पर है, उसमें उपचुनाव की जंग नरेंद्र मोदी की सरकार की सेहत को और सरकार की स्थिरता को प्रभावित करने के लिए जिस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, वो है बिहार। क्योंकि नीतीश कुमार के सामने जो परिस्थितियां हैं, सीट भले ही वो एक लड़ रहे हैं, 4 में 1 सीट बेलागंज की सीट, लेकिन बेलागंज की सीट पर नीतीश कुमार की चुनावी सफलता भी इसी पर निर्भर करती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर उन्हें कितना उनके मदद में सामने आया या किसी कथित चिराग मॉडल पार्ट 2 पार्ट 3 का शिकार हो गया। और इन सब से आगे बढ़कर आज नीतीश कुमार बेलागंज में इस वक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, महादलितों पर जिस प्रकार से इशारों इशारों में फोकस रखा है और जिस तरह से यादव बनाम यादव की लड़ाई में अल्पसंख्यक उम्मीदवार प्रशांत किशोर के द्वारा उतार दिया गया है, उससे पूरा चुनाव रोचक हो गया है। लेकिन कहीं चुनाव एक तरफा किसी सीट पर तो नहीं हो रहा है, किसी दूसरी सीट पर। और नीतीश कुमार की भावी राजनीतिक दशा और दिशा को तय करने के लिए अंदर खाने किस तरह की संधियां हो रही है, किस तरह की परिस्थितियां विद्यमान हो रही है, ये एक सवाल बनता जा रहा है। सवाल इस रूप में कि आखिर कारण क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में 3 सीटों पर लड़ रहा है। एक सीट उसने माले के लिए छोड़ी है और माले जिस सीट पर है, वहां राजद के तीनों उम्मीदवारों की तुलना में वो बहुत मजबूत चुनावी लड़ाई लड़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पर सवारी करने वाली पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल का फायदा ले रही हैं? लेकिन नीतीश कुमार का फायदा कौन ले रहा है और नीतीश कुमार किसका फायदा ले पाने में कामयाब हो रहे हैं? गठबंधन की सियासत में एक बहुत बड़ी केस स्टडी के तौर पर ये 4 सीटें तय होने जा रही है। और ये 4 सीटें इसलिए क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र का नतीजा बहुत कुछ तय करेगा कि शिंदे गुट के सांसद कहां जाएंगे। दूसरी तरफ झारखंड का नतीजा बहुत कुछ तय करेगा कि आखिर इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो ट्राइबल बेल्ट में घुसना चाहती थी, कितनी कामयाबी मिली। और हेमंत सोरेन ने जो बिजली बिल माफ करके और महिलाओं के लिए 21 से 65 साल की महिलाओं के लिए जो सोशल वेलफेयर स्कीम ला करके जिस तरह से चुनावी फिजा को केजरीवाल में बनाने की कोशिश की, केजरीवाल फॉर्मूले को जमीन पर उतार दिया, तो क्या वो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को रोक देगा? और इसी बीच इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार की परिस्थितियां जो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है कि भारतीय जनता पार्टी को दूर से नमस्कार सलाम करना है या वाकई जो बात वो कहते हैं जिस पर लोग हंसते भी हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। जब ये बात नीतीश कुमार कहने लगते हैं कहीं नहीं जाएंगे, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, लगता है दूसरी तरफ बातचीत शुरू हो गई। ये कई बार ऐसा हो चुका है। तो चलते हैं सीधे ऋषि मिश्रा जी के पास और ऋषि मिश्रा जी से जानते हैं कि परिस्थितियां क्या है। ऋषि जी, 240 सीटों वाले 400 पार के नारे वाले नरेंद्र मोदी जब उनको उनकी सरकार को बैसाखी के तौर पर एक बैसाखी आंध्र प्रदेश से, एक बैसाखी पटना से लगी है, नानी फैक्टर की बैसाखी। तो नानी फैक्टर में ना की स्थिति यह है कि उन्हें भाजपा की जरूरत नहीं है, यानी नायडू को भाजपा की जरूरत नहीं है, खुद ही 3/4 बहुमत में है। लेकिन जब तक नीतीश कुमार अपना रुख तय नहीं करेंगे तब तक वो कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके करने का फायदा नहीं है। नीतीश कुमार बेलागंज में है। बहुत दिलचस्प चुनावी लड़ाई बिहार की 4 सीटों पर है और यह भी देखा जाना है कि राष्ट्रीय जनता दल को अपने गठबंधन सहयोगी से कितना फायदा होता है और भाजपा नीतीश कुमार इन दोनों को अपने गठबंधन सहयोगियों से कितना फायदा होता है। यहाँ तो मुद्दा ही सुस्त गवाह चुस्त वाली स्थिति दिखाई दे रही है। राजद के गठबंधन सहयोगी जहां लड़ रहे हैं, सबसे मजबूत चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं जहां राजद है वहां राजद के एमपी साहब के बोल भी आप देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से जदयू की बात करें तो जदयू की सहयोगी दल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां स्थिति यही है कि जो गति तोरा सो गति मोरा, यानी जो स्थिति में भाजपा फंसी हुई है, जो स्थिति में मांझी जी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा फंसी हुई है, उसी स्थिति में जदयू भी फंसी हुई है। और इन सब के बीच प्रशांत किशोर गया जिले की राजनीति से लेकर कैमूर की राजनीति तक, याद रखिए ये वही इलाका है जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है
उसमें बेलागंज को छोड़ दें तो तीनों विधानसभा सीटें उसी इलाके में है, उपचुनाव वाली सीटें, जहां पर लोकसभा चुनाव के दरमियान बिहार में इंडिया गठबंधन ने अपना झंडा लहराया था। चाहे वो इमामगंज हो, औरंगाबाद लोकसभा सीट के अधीन, चाहे वो रामगढ़ हो, बक्सर लोकसभा सीट के अधीन, चाहे तीसरी सीट तरारी हो, आरा लोकसभा सीट के अधीन। वो तीनों सीटें बिहार में कम सीटों पर सफलता के बावजूद इंडिया गठबंधन ने जो परचम लहरा दिया था, क्या ये परचम उपचुनाव में लहरा रहा है? क्या हालात है? तो आप समझ लीजिए कि इन चारों सीटों पे अभी मतलब ये कहना इतना आसान नहीं होगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, क्योंकि लड़ाई बड़ा मतलब जो पेज जो है हर सीट पे फंसा हुआ है। एक तरफ यदि हम देखते हैं कि ये फन्ना पार्टी का उम्मीदवार आगे है, तो फिर जो समीकरण देखते हैं कि तीसरा जो उम्मीदवार है जन स्वराज का, जो मान लीजिए तीसरा जो कौन बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो सिंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इमामगंज में देखिए, यदि शुरुआत करें एक एक विधानसभा का, इमामगंज से शुरू करते हैं। इमामगंज जहां से जीताराम मांझी की जो जो पुत्रवधु हैं, संतोष मांझी की पत्नी है दीपा मांझी, वो चुनाव लड़ रही है। और राजद से भी सुरेश मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेश मांझी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब सुरेश मांझी वहां इमामगंज में सबसे अधिक मांझी मतदाताओं की संख्या है। उसके बाद कोरी समाज का है, उसके बाद यादवों का है, मुस्लिम भी ठीक ठाक है। अब कोयरी जो है, क्योंकि जीताराम मांझी और नीतीश कुमार के जो संबंध रहे हैं, कभी कभी जीताराम मांझी जो है बीजेपी के सहारे पे नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जो नहीं नहीं, इमामगंज में नीतीश इनके कुमार कहते पुत्रवधु हैं के कि उनकी मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गए थे, स्वघोषित अमूर्ता, मूर्खता से। मैं वही चीज कह रहा हूं कि दोनों में जो एक केमिस्ट्री दिखनी चाहिए जीताराम मांझी और नीतीश कुमार के बीच, वो नहीं दिखता है। गाए बगाए जीताराम मांझी जो है नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आते हैं, चाहे वो इशारा बीजेपी की तरफ से हो या अपने मन से वो करते हो। तो क्या कोयरी समाज, देखिए यहाँ पे जो है कोयरी समाज जो है, यानी मतलब जो कुर्मी समाज मतलब कहते हैं, नहीं कोयरी समाज, सॉरी कोयरी समाज जो है यहाँ निर्णायक भूमिका में है। जी यादवों की भी संख्या ठीक ठाक है। यादवों का वोट क्या, जो राजद प्रत्याशी है उनको पूर्णतः मतलब एक गुलबंदी होती है या नहीं होती है। मुस्लिम मतदाता वहीं जाएंगे क्योंकि जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं वो पासवान समाज से आते हैं। और मुस्लिम मतदाता वहीं जाएंगे जो एनडीए कैंडिडेट को हराते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा दिलचस्प हो गया है, कहना इतना आसान नहीं होगा। और ऊपरी तौर पे लोग पटना दिल्ली से देखते हैं तो इमामगंज जीताराम मांझी की पुत्रवधु में लड़ाई आसान है, बिल्कुल नहीं है। त्रिकोणात्मक लड़ाई में फंसे हुए हैं। क्या नतीजे होंगे ये कहना इतना आसान नहीं है। इसी तरह आप बेलागंज में चले जाइए। बेलागंज में जन स्वराज ने दोनों बड़े गठबंधन को मतलब रात की जो नींद होती है वो हराम कर रखी है। आज ही जो मतलब जिस मकसद से राजद ने शहाबुद्दीन के परिवार यानी उनकी पत्नी और उनके बेटे को शामिल कराया, उनको ये उम्मीद थी कि जो मुसलमान तबका जो उनसे छिटकता हुआ नजर आ रहा है, एमवाई में जो एम धड़कती हुई नजर आ रही है, उसको बैलेंस करेंगे। लेकिन आज जो मतलब शहाबुद्दीन साहब के बेटे वहां गए हैं प्रचार करने बेलागंज में। सुनने में आया कि जबरदस्त हंगामा हुआ, एक युवक की जबरदस्त पिटाई हो गई है। अब क्या कारण है जी? और आपने ही अभी बताया कि जो इमामगंज के प्रत्याशी हैं वो भी शेख हैं और शहाबुद्दीन साहब भी शेख हैं। इमामगंज के अब नहीं, उनको बेलागंज के। सॉरी बेलागंज के। अब वहां के लोगों का कहना है कि भैया ठीक है, आप शहाबुद्दीन साहब के परिवार है वो भी शेख है, लेकिन हमारा प्रत्याशी भी तो शेख है। तो बड़ा मतलब एक मतलब बहुत बहुत ही मतलब एक जो लड़ाई, अब सुरेंद्र यादव बेलागंज में कभी नहीं हारे हैं। नहीं, आप एक देखिए, मैं आपको परिवार एक और छोटा उदाहरण देता हूँ ऋषि जी, एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आपने शेख की बात की। मैं कंप्लीट कर लूं। तो बेलागंज में है कि अभिषेक जी की एक परिवार की बपौती रही है सुरेंद्र यादव। किसी भी परिस्थिति में कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी से आया हो या मार्जिन थोड़ा अधिक बहुत कम का रहा हो, लेकिन सुरेंद्र यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार सुरेंद्र यादव को जबरदस्त चुनौती मिल रहा है।
उनके स्वजाति मनोरमा देवी को टिकट दे दिया गया है। मनोरमा देवी के साथ एनडीए प्लस नीतीश कुमार का अपना कोर वोट बैंक भी है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलितों का जी। नीतीश कुमार का एक महिला वर्ग भी एक फैक्टर माना जाता है कि जो चुप्पा वोटर जिसको कहा जाता है कि परिवार का पुरुष जो है किसी और को दिया है और महिला चुपचाप किसी और को दे आई, तिरछाप, चुपचाप तिरछाप, चुपचाप तिरछाप। तो ये बड़ा मतलब कहना जो है कि इन 4 सीटों पे सुनील पांडे, हम लोग भी ये मानते हैं कि सुनील पांडे के बेटी की जो लड़ाई है, विशाल आनंद या क्या नाम है उनका, कि लड़ाई आसान है, लेकिन वहां भी चुनाव सुन रहे हैं कि अगरा बनाम पिछड़ा हो गया है और अगरा बनाम पिछड़ा चुनाव होगा तो सुनील पांडे के लिए परेशानी की सबब होगी वहां। ऋषि जी, मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूं, आपको याद भी होगा, बक्सर की सीट पर राजद ने राजपूत प्रत्याशी उतारा था लोकसभा में, और बक्सर के पड़ोस की जो सीट है उसका नाम है चंदौली, यूपी में पड़ता है, और महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर राजनाथ सिंह वहीं के रहने वाले हैं, चंदौली के, उनका गांव है। राजनाथ सिंह ने व्यक्तिगत तौर पर भी कहा गया कि लोगों को संपर्क किया बक्सर में, और भाजपा कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी को चुनाव जिताने के लिए कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, यहाँ तो हमारी जाति के उम्मीदवार है, राजपूतों को कांटेक्ट किया था, लेकिन राजपूत सुधाकर सिंह के साथ में। पड़ोस में बलिया में देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां कैंप कर दिए थे कि नीरज शेखर को जिताना है, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं भाई, हमारा कैंडिडेट ब्राह्मण है। यही स्थिति ओसामा साहब के साथ हो रही है कि उन्हीं की बिरादरी का कैंडिडेट वहां जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो बात आपने कही, अब इसके आगे की चीज मैं आपको बताऊं कि 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 3 सीटों पर आप कह सकते हैं त्रिकोणात्मक मुकाबला है, एक सीट पर तो चतुष्कोणीय मुकाबला है रामगढ़ में, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है रामगढ़ में, राजद भाजपा दोनों बाबू साहब, उधर से बसपा जो कि कहा जा रहा है सबसे आगे निकल सकती है, जनसुराज हो गई है। अब रामगढ़ में थोड़ा जनसुराज, सॉरी तरारी में जनसुराज थोड़ा अब मेरी बात तो भी सुनिए आप। रामगढ़ में बीजेपी के नेता ही हराने में लगे हुए हैं। ये जो बाबा हैं जिनका टिकट काट दिया गया था, बाबा कैंप कर रहे हैं। अब बाबा जो है वहां बाबा पर्दे के पीछे बीजेपी के प्रत्याशी के साथ खेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है राजद के उम्मीदवार भी राजपूत हैं, बीजेपी के भी उम्मीदवार राजपूत हैं। ब्राह्मणों को लगता है कि हमको तो भाई ठगा सा महसूस करते हैं, ब्राह्मण किधर जाते हैं। वहीं जगदा बाबू के बेटे के साथ प्रॉब्लम समस्या ये है कि भाई सांसद हो गया तो छोटा भाई विधायक होंगे, तो परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। भाई कुछ बोल भी दिए हैं। नहीं, सुधाकर सिंह हालांकि सज्जन आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, उनके मुंह से कैसे निकला ये बात, ये थोड़ा मुझे भी अजीब लग रहा है, क्योंकि उनकी छवि वो नहीं है। देखिए, मैं सुधाकर सिंह से कभी नहीं मिला हूँ, ना मेरी कोई बातचीत होती है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ वो एक ऑनेस्ट और किसान मजदूरों के नेता है, ऑनेस्ट नेता। यही तो आश्चर्य है कि उनके मुंह से ऐसी बात कैसे निकल गई। और जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए संघर्ष करने वाले नेता हैं, लेकिन परिवारवाद का आरोप तो लगेगा ही, चाहे वो टिकट सुधाकर सिंह ने दिलवाया हो या उनके पिता ने दिलवाया हो। तो और राजद के जो राजद जिस समीकरण के तहत टिकट दिया कि एमओआई मेरा इंटैक्ट रहेगा, प्लस राजपूत प्लस यादव प्लस मुस्लिम, सुनिए ना मेरी बात, राजपूत यादव और मुस्लिम, तो उसमें यादवों का वोट जो है बसपा को उम्मीदवार ले जा रहे हैं। और सुनने में ये आया है कि जो बसपा के जो उम्मीदवार हैं, और मैंने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, जो ये बसपा से जो उम्मीदवार हैं वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, उन्होंने जो नॉमिनेशन किया था तो जबरदस्त लोगों का सपोर्ट मिला था उनको, वो विधायक भी रहे हैं रामगढ़ से। हाँ, तो सुनने में आया है कि ऋषि जी आपको बता दें, 2010 में जब बिहार में एनडीए की प्रचंड लहर थी, 206 सीटें मिल गई थी एनडीए को, उस चुनाव में भी एनडीए को हरा के अंबिका यादव जीत गए थे, सुधाकर सिंह को ही हराया था, याद होगा, तो जो बसपा कैंडिडेट है। हाँ, तो ये अब उनको सुनते हैं कि दलितों का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में तो मुझे लगता है कि वहां बसपा नंबर 1 पे है। अब नंबर 2 की लड़ाई राजद, जनस्वराज और इसमें क्या कहते हैं बीजेपी में है। तो बड़ा मतलब इस बार का जो चारों विधानसभा का जो नतीजे आएंगे वो मुझे लगता है कि बिल्कुल मतलब एक मतलब दोनों जो बड़े गठबंधन दल हैं उनके लिए परेशानी का सबब होगा कि विधानसभा चुनाव में ये लोग कैसे जाते हैं, क्योंकि यदि
हालांकि जो 4 में से 3 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन के हैं। एक इमामगंज को छोड़ दें तो तरारी और ये बेलागंज और रामगढ़ जो है इंडिया गठबंधन के हैं। तो साख तो दाव पर इंडिया गठबंधन वालों की लगी हुई है। लेकिन यदि बीजेपी इन सीटों में इमामगंज तो मतलब ये इनका है, जीताराम मांझी का के खाते का है। यदि इन सीटों पे बीजेपी या एनडीए गठबंधन सिंध लगाने में सफल हो जाती है तो एक बड़ा मतलब एक साइकोलॉजिकल एक जो एक प्लस पॉइंट होता है वो एनडीए गठबंधन के लिए होगा। हालांकि एनडीए गठबंधन को ऐसे ही लोकसभा चुनाव में यदि विधानसभा वाइज एनालिसिस करेंगे तो एक एज नहीं ठीक ठाक एज है। तो जो 40 में से 30 सीटों पे जो गठबंधन जीता हो तो उसको तो काफी एज होगा विधानसभा क्षेत्रों में यदि एनालिसिस करेंगे। जी एक चीज हम जानना चाहते हैं, आमतौर पर 6, 7, 8, 10 कैंडिडेट हर चुनाव में चुनाव लड़ते हैं जनरली। त्रिकोणात्मक लड़ाई जब कभी भी होती है तो 28 से 30% वोट लाने वाला व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। आपने देखा होगा 28 से 30% ला करके लोग विधायक सांसद हो जाते हैं। जगदानंद सिंह खुद त्रिकोणात्मक लड़ाई में सांसद बने थे केवल 1,30,000 या 1,32,000 वोट लाकर। त्रिकोणात्मक लड़ाई 3 सीटों पर हो रही है। एक पर मैंने कहा चतुष्कोणीय हो गई है रामगढ़, लेकिन एक इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है जिस सीट पर करीब करीब सीधी लड़ाई हो रही है वहां ना तो नीतीश कुमार के कैंडिडेट है ना लालू यादव के कैंडिडेट है। तरारी नीतीश कुमार के कैंडिडेट जहां चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बाकी तीनों कैंडिडेट एनडीए के तरारी के अलावा चुनाव लड़ रहे हैं वो सब टक्कर की स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतनी मजबूत टक्कर नहीं दे रहे हैं जितनी मजबूत टक्कर सुनील पांडे दे रहे हैं। और इसके उलट जाकर देखें इंडिया अलायंस में तो राजद के तीनों कैंडिडेट टक्कर में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत चुनावी लड़ाई दे रहे हैं कौन? माले के कैंडिडेट। तो ये मुद्दा सुस्त गवाह चुस्त वाली स्थिति क्यों बनी हुई है कि दोनों दलों की बिहार में लालटेन और तीर जिनके बीच सत्ता की लड़ाई होती है। बाकी तो स्टेपनी है बिहार में, स्टेपनी बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों प्रमुख दल बिहार में उतनी मजबूत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कारण क्या है? नहीं, तरारी में तो बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी स्टेपनी है बिहार में ना, नीतीश कुमार की स्टेपनी ही है। वही तो कह रहे हैं कि माले मजबूत लड़ाई लड़ रही है, कौन जीतेगा कोई नहीं जानता। अब स्टेपनी आप कैसे कहते हैं? मुख्यमंत्री ठीक है, मुख्यमंत्री है, विधायकों की संख्या तो बीजेपी के पास ही है, फिर भी स्टेपनी है। अब बीजेपी की ये मजबूरी देखिए, बीजेपी की ये मजबूरी है कि कैसे भी राजद को दूर रखना है सत्ता से। देखिए बीजेपी कोई दरिया दिल्ली ने दिखा नहीं रही है नीतीश कुमार के प्रति। राजद की मजबूरी है कि बीजेपी को दूर रखना है। अब यही दिखाना होता तो ये उद्धव ठाकरे के साथ क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? हालांकि झक मार के अंत में उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। ये कोई दरिया दिल्ली नहीं दिखाता है, ये उनकी मजबूरी होती है। परिस्थितियां ऐसी होती है कि आपको जो मेन दुश्मन है उसको सत्ता से दूर रखना है, और बीजेपी का मेन दुश्मन भी राजद है। नहीं तो 42-43 अब 42-43 संख्या वाले विधायकों की संख्या वाले पार्टी को कोई मुख्यमंत्री पद देता है क्या? नहीं तो राजद की दुश्मन कौन है? बीजेपी की दुश्मन आप बता दिए। नहीं तो राजद का दुश्मन बीजेपी है, जेडीयू कभी नहीं है, आप जान जाइए। आप मेरे बात से सहमत हो या ना हो अलग बात है। जी। राजद का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है। आगरा बनाम जब पिछला चुनाव होगा, आगरा बनाम जब होगा तो उसमें जेडीयू फिट नहीं बैठती है, वहां सूट राजद को बीजेपी करेगी, और बीजेपी को भी सूट राजद करेगी, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम करने में इनको ठीक होगा। राजद तभी मजबूत होगी जब आगरा बनाम पिछड़ा होगा। आप तरारी में देख लीजिए, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तभी लड़ाई में आएंगे, वो हार जीत का फासला बहुत कम हो तभी होगा जब यह चुनाव आगरा बनाम पिछड़ा होगा। सिर्फ वहां वो यादवों के वोट से राजू यादव चुनाव नहीं जीत जाएंगे। सही बात। वहां कुशवाहा से लेके कुर्मी से लेके तमाम जो पिछड़ी जाती हैं, यदि गोलबंद हो जाएंगे तो आसानी से जीत जाएंगे वहां। ऋषि जी, सच्चाई ये है कि न तो सिर्फ यादवों के वोट से राजू यादव जीत पाएंगे, न सिर्फ भूमिहारों के वोट से सुनील पांडे के बेटे चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि इन दोनों वोटों के अलावा भी 60-65% वोट है बाकी समुदायों के,
और वही डिसाइड करेंगे कि कौन विधायक बनेगा। लेकिन यहाँ विधायक बनाने से ज्यादा बड़ी लड़ाई ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ये भावना भरती जा रही है कि माले उसके बेस का इरोजन कर रहा है। ज्योग्राफी में पढ़े ना, इरोजन, जो बाढ़ आती है तो जो जमीन का जो अपर्दन होता है, इरोजन होता है, उसी तरह से ये इरोजन कर रही है उस इलाके में, खासकर सोन नदी के उस इलाके में, चाहे वो पूर्वी इलाका हो, पश्चिमी इलाहाबाद का इलाका हो, पटना गया अरवल का इलाका हो, इसमें इरोजन कर रही है माले। तो राजद में एक बहुत वॉचफुल स्थिति है माले को लेकर। दूसरी स्थिति जनता दल यूनाइटेड में चिराग मॉडल के समय से ही है कि चिराग मॉडल के समय से भारतीय जनता पार्टी को हर कदम पर जेडीयू को बैरोमीटर की तरह देखना पड़ता है कि अरे देखो भाई, टेम्परेचर ठीक ठाक है कि नहीं भाजपा वाले का, इनकी नियत में कोई खोट तो नहीं आया, इनका बुखार चेक करते रहो, राजनीतिक बुखार। ये स्थिति इधर परमानेंट बनी हुई है। तो इस बुखार चेक करने के दौर में क्या आपको लगता है कि बिहार का सियासी पारा उपचुनाव के बाद, नतीजों के बाद नए सिरे से बढ़ या घट सकता है? तो ये तो स्वाभाविक बात है। यदि परिवार में नतीजे सही नहीं आएंगे तो झगड़े तो लगेंगे, एक दूसरे पे क्लेम करेंगे भाई इनका वोट नहीं मिला, वो कहेंगे उनका वोट नहीं मिला। जेडीयू वाले कहेंगे बीजेपी का वोट नहीं मिला, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि आप बेलागंज में देख लीजिए तो नीतीश कुमार की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे है। मनोरमा देवी नीतीश कुमार द्वारा चुने गए उम्मीदवार है। वो हैंड पिक्ड है, मनोरमा देवी हैंड पिक्ड है नीतीश कुमार के द्वारा। नीतीश कुमार, आप लोगों को ये खबर बहुत पहले लग गया होगा कि मनोरमा देवी ही, चाहे एनआईए की कार्रवाई उनके विरुद्ध हुआ, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया। जी, बाहुबली ही टक्कर देगा। सुरेंद्र यादव कितने बड़े बाहुबली हैं आप जानते हैं। जो डीएसपी गए थे जांच करने, उनके ससुर को रामगढ़ से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। तो फिर रामगढ़ में तो गब्बर भी रहते थे ना। तो तो ये स्थिति है। उस ऐसी स्थिति में मनोरमा देवी हार जाती हैं। अब बहुत लोगों का कहना है कि जन स्वराज का फाइट मनोरमा देवी से है, लेकिन सुरेंद्र यादव और उनके परिवार को भी हल्के में नहीं ले सकते आप। जी, सिटिंग एमपी है, कई बार से वो चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं वहां से। तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो भी आएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन साख जो है इंडिया गठबंधन का दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि 4 में से 3 सीटें इनके खाते के हैं। हालांकि कोई भी जीते हारे सरकार के स्टेबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार वैसे ही पहले से बहुमत में है। एक और ये सवाल सीट मुझे जो है, कई दिनों से लोग पूछ रहे हैं ऋषि जी, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय जनता दल में ऊपर में कथित तौर पर कुछ लोग हैं, कहा जा रहा है कि जैसे नीतीश कुमार ने यादवों में मजबूत नेतृत्व खड़ा कर दिया सबसे बड़े यादव लैंड में, कोसी बेल्ट में विजेंद्र यादव, नरेंद्र नारायण यादव, इन सबको खड़ा करके राष्ट्रीय जनता दल, दिनेश चंद्र यादव, इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का बेस इरोजन करा दिया, वहां पर स्थानीय नेतृत्व खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कहा जा रहा है कि ऊपर कथित तौर पर प्रथम परिवार में यह मानसिकता है कि सुरेंद्र यादव सांसद तो बन गए, सुरेंद्र यादव को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ये बात कही जा रही है कि सुरेंद्र यादव का कद उतना ताकतवर नहीं बनने दिया जाए कि वो विजेंद्र यादव हो जाए, वो नरेंद्र नारायण यादव हो जाए, वो दिनेश चंद्र यादव हो जाए। क्या लगता है आपको? मतलब फिर वही सवाल आप कर रहे हैं। जिद 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 करके हासिल किया है बेटे के लिए। अब मेरा एनालिसिस समझ लीजिए। यानी सुरेंद्र यादव जीत करके लिए है टिकट बेटे के लिए, यानी मतलब तेजस्वी यादव का जो पार्टी पे पकड़ बहुत कमजोर हो रहा है। लालू यादव का पार्टी पे पकड़ कमजोर हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे गांधी परिवार का पकड़ कांग्रेस पे कमजोर हो रहा था। इसलिए अशोक गहलोत जो हैं पार्टी के बुलाए गए बैठक में शामिल नहीं होते हैं, चले जाते हैं कहाँ जहां मतलब फोन का सिग्नल नहीं आता है। तो ये है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि राजद परिवार का राजद पे पकड़ बहुत कमजोर होता जा रहा है। ये तेजस्वी यादव सिर्फ बर्थडे मनाने के लिए बने हैं क्या? बर्थडे मना रहे हैं और नेता सब केक खिला रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगा, मुजफ्फरपुर से एक ऐसे व्यक्ति को तेजस्वी यादव ने एमएलसी बना दिया जिसका मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आते हैं, फिर 10 वोट नहीं दिला सकते हैं अपने अपने क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर शहर में।
एक चीज ऋषि जी, राजद के मैं मोडस ऑपरेंडी आप वही देखिए हाल के दिनों में। देखिए, सुन लीजिए ना, जहानाबाद में ये बात की चर्चा थी, इस बात की चर्चा थी कि वहां के यादव लालू यादव के कारण वोट करते हैं, या जहानाबाद में सुरेंद्र यादव के नाम पे करते हैं। कैडर मजबूत है या कोई नेता मजबूत है, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का जो आधार है वो मजबूत है, या इंडिविजुअल कोई नेता मजबूत है। और ये साबित हुआ है नवादा में। तेजस्वी यादव कितना भी मेहनत कर लिए नवादा में, यादवों में सेंध लगाने में राजवल्लभ परिवार सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तेजस्वी यादव जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उनके प्रशंसा में जो गीत गाने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत करते रहेंगे और कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं का फौज तैयार नहीं करेंगे, तो सुरेंद्र यादव क्या आगे मोहन यादव और सोहन यादव तमाम कहेंगे कि मेरा बेटा पत्नी भाई को दो टिकट, नहीं तो मैं बगावत में खड़ा हो जाएंगे। लालू यादव के समय में ऐसा था क्या? हमें याद है सीतामढ़ी में सीताराम यादव को टिकट दे दिया, जो सीताराम यादव क्या कहे, नवल किशोर यादव को टिकट दे दिया, वो चुनाव जीत गए। लालू यादव की इतनी हैसियत थी हमारे यहाँ, हमारे औराई में अर्जुन राय बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाला एक राजद का छात्र नेता था, और जिसने गणेश प्रसाद यादव, आज के पत्रकार जानते भी नहीं होंगे गणेश प्रसाद यादव कौन है। गणेश प्रसाद यादव वो व्यक्ति थे कि औराई में एक बार सिर्फ राम बाबू सिंह विधायक बने, उसके अलावा गणेश यादव और गणेश यादव के पिता के अलावा कोई विधायक बना ही नहीं। और उस गणेश यादव को एक मामूली छात्र राजद नेता ने पटकनी दिया, वो भी 32,000 के मार्जिन से। जी, वो हैसियत तेजस्वी यादव की घटती जा रही है। मैं ये बात जोर दे के कह रहा हूं, तेजस्वी यादव की जो ताकत घटती जा रही है, क्योंकि उनके जो इनर सर्किल में जो लोग हैं उसी को वो पुरस्कृत करते हैं, उसी को जनाधार वाले नेता मानते हैं। ऋषि जी, आपको एक चीज हम जानना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। कांग्रेस में और भाजपा में परिपाटी तो रही है कि जो सबसे मजबूत नेता दिखता है उसका टांग खिंचाई पार्टी के अंदर से शुरू होती है, जिसमें संभावना बड़ी दिखती है कि भविष्य में आगे बढ़ सकता है अगर इसको मौका दिया जाए तो। आप देखिए प्रेमचंद मिश्रा का कैसे खींचा गया पैर, एमएलसी होते हुए पार्टी ने सीट पर कैंडिडेट ही नहीं दिया। ठीक इसी तरह से रामेश्वर चौरसिया को भाजपा में किनारे ही कर दिया गया, लगातार वो जीत रहे थे भाजपा से। अब उसके बाद देखिए भाई वीरेंद्र एक मजबूत नेता है, सभी जातियों में वोट लाते हैं, बहुत ही बेहतरीन नेता है भाई वीरेंद्र, और सभी उन पर जातिवाद का टैग कोई लगा नहीं सकता है। तेजस्वी यादव जब सरकार में आते हैं, उस सरकार में प्रोफेसर चंद्रशेखर मंत्री बनेंगे, उस सरकार में यादव समुदाय से आने वाले लोग दूसरे लोग मंत्री बनेंगे, जिनकी शायद बहुत मजबूत हैसियत इक्के दुक्के लोगों की होगी, लेकिन मंत्री पद आपको या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भाई वीरेंद्र जैसे लगातार जीतने वाले नेता को नहीं दी जाएगी। तो एक कहीं ना कहीं सतर्कता है। राजवल्लभ यादव और कौशल यादव की जो लड़ाई हुई, दो मजबूत चुनावी, नवादा जिला है कि यादव और भूमिहार डोमिनेटेड जिला है, लेकिन वहां पर भी यादवों के दो मजबूत ध्रुव बन गए, यादव एकता टूट गई, कोसी में टूट गई। इसी तरह से कहा जा रहा है कि जो हाल भाई वीरेंद्र को रोकने का हुआ, वो हाल राष्ट्रीय जनता दल कथित तौर पर सुरेंद्र यादव जी के परिवार को बहुत ताकतवर बनने से रोकने का कर सकता है। क्या आपको लगता है? राजनीति में पप्पू यादव को आप देखिए, उनसे भी खतरा महसूस होता है, कन्हैया कुमार से भी खतरा महसूस होता है। अरे भैया, खतरा इसलिए अच्छा, आप ये बताइए, लालू यादव जब अपने उफान में थे, उनको इस प्रकार का खतरा महसूस होता था क्या? शरद यादव से कभी खतरा लगा उनको? शरद यादव सुन ले लिया, पप्पू यादव तो बहुत छोटे नेता हुए, पप्पू यादव क्यों ले आते हैं बीच में आप? शरद यादव लालू यादव से सीनियर ही मुझे होंगे, मैं राजनीति में सीनियर ही होंगे। जी। शरद यादव क्या लालू यादव के लिए खतरा बन पाए? लालू यादव वो नेता थे कि ट्रेन से जा रहे हैं और देखे कि कुछ लोग जो है धान की बुआई कर रहे हैं, ट्रेन रुकवा के उनसे मिलने चले गए, उस कादों में, उस खेत में, वहीं जाके कुछ खा लिए उसके साथ बैठ के। वो तेजस्वी यादव में टेम्परामेंट नहीं है। चाहे मधेपुरा के लिए क्या कहा जाता था, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, तो एक तो आप वहां जाएंगे नहीं। लालू यादव या लालू यादव के परिवार से संबंध रखने वाले कितने नेता मधेपुरा गए हैं? आप बता दीजिए, चुनावी सभा छोड़कर कितने बार वहां के जनता के सुख दुख में गए हैं? सिर्फ ऐसे हाथ हिलाने से हो जाएगा? वो जमाना गया कि हाथ हिलाइएगा यादव पागल हो जाएगा। अभी भी हालांकि यादवों का लालू यादव के प्रति झुकाव सम्मान है,
लेकिन वो जमाना गया। जी, अब वो इधर उधर वोट दे रहे हैं। आप अपने इनर सर्किल में रहने वाले लोगों को पुरस्कृत कीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव यदि ये यात्रा छोड़ दीजिए तो कितने बार दरभंगा गए हैं, कितने बार सीतामढ़ी गए हैं, कितने बार गोपालगंज गए हैं, कितने बार जिला कार्यकर्ताओं का बैठक लिए हैं? कैसे आपके कार्यालय से लाखों कार्यकर्ता का पर्सनल डाटा चोरी हो जाता है? कौन है वो व्यक्ति? जी सिर्फ केक काटने से होगा? जी, लालू तो यही यादव वाला स्थिति, लालू यादव वाला टेम्परामेंट लाना होगा। यही कांग्रेस के लिए मैं कह रहा हूं। प्रेमचंद मिश्रा का नाम लिया। प्रेमचंद मिश्रा जानते हैं किसके बैचमेट है? मुकुल वासनिक के बैचमेट है। आज मुकुल जी वासनिक का क्या कांग्रेस में स्थान और प्रेमचंद मिश्रा का क्या स्थान है? बेचारा 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 को दोबारा आप एमएलसी नहीं भेजे, जबकि आपके पास ठीक ठाक विधायकों की संख्या थी। राहुल गांधी, आप मैं सवाल करता हूं, कि राहुल गांधी कितने कितने बार बिहार आए हैं? राहुल गांधी जानते भी है मुजफ्फरपुर कहाँ है, राहुल गांधी जानते हैं मधुबनी कहाँ है, और बनेंगे प्रधानमंत्री। अब बिहार में कांग्रेस को उत्थान कराएंगे? ऐसे नहीं होता है। जी आप नरेंद्र अब मोदी से देखिए ना, पूछिए, आप नरेंद्र मोदी से पूछिए, वो जरूर बताएंगे मुजफ्फरपुर में क्या समीकरण है, कौन नेता है, क्या भाषण देना है, किस भाषा में बोलना है। जी यहाँ के ऋषि जी लीची, एक चीज आप बताइए। देखिए मोदी जी जब भी मुजफ्फरपुर आते हैं लीची की बात करते हैं। कैसे उनको जानकारी है कि मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है? राजनीति आप 24 घंटे को 72 घंटे में बदल के राजनीति नहीं कीजिएगा, 24 को 8 घंटा में जीना चाहिएगा, तब राजनीति आप नहीं कर सकते हैं। जी ऋषि जी एक चीज बताइए, अब यादव नेताओं से राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व कथित तौर पर सतर्क रहता है। ठीक इसी तरह से आप पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के नेताओं से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कथित तौर पर सतर्क रहता है। लेकिन इसके उलट नीतीश कुमार को देखे तो कहां अपने स्वयं वो श्रवण कुमार को आगे बढ़ाते हैं। धोखा देकर आरसीपी सिंह उनको चले गए, उनको भी उन्होंने आगे बढ़ाया, मनीष वर्मा को भी लेकर के आए। उनको कहां कुर्मी नेताओं से डर लगता है, क्योंकि वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि राजनीति क्या होती है। ये बिहार की राजनीति में एक ओवर प्रोटेक्शनिज्म, अत्यधिक संरक्षणवाद जो चल रहा है, उस भाई अत्यधिक साहब, संरक्षणवाद से भाजपा भी नुकसान में जा रही है, राजद भी नुकसान में जा रही है। जदयू तो आप नुकसान में जैसे इसलिए जा रही है कि नीतीश कुमार की उम्र हो रही है, सक्रियता कम हो रही जैसे है। जैसे आप पत्रकार हैं, जी पत्रकार पत्रकार जो है कहेंगे कि खबरों खबरों की जानकारी हमें होगी नहीं, हम खबरों के पीछे भागेंगे नहीं, और अपने आप को कहेंगे कि देश के बड़े पत्रकार हैं। संभव है? आप नहीं। नेता हैं, आप आपके आंख कान नाक यदि खुले नहीं होंगे, किस जिला में क्या हो रहा है, कौन नेता है, क्या समीकरण है, सिर्फ ये समझेंगे कि एमवाई के हम नेता हैं या फन्ना के नेता हैं, हमको हम जाएंगे पब्लिक पागल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, आपको मेहनत करना पड़ता है। अभी चुनावी मौसम है, तेजस्वी यादव को यात्रा निकालने वाले थे, कहाँ है तेजस्वी यादव? जी क्यों यात्रा कैंसिल कर दिया गया? अब दिमाग में यदि ये बैठा हुआ हो, मैं नहीं जानता क्या है, और लेकिन दिमाग में मैं ये बैठा हुआ हो कि चाचा चाचा सत्ता दे देंगे भविष्य में। अरे भैया, चाचा कोई किसी को नहीं देता है। ऐसा होता ना तो अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर अभिषेक बच्चन होता। अब जैसे हम एक हमारे परिचित हैं, एक परिचित है, उनके बेटे मुंबई में एक्टिंग की कोचिंग ले रहे हैं। हम बोले भैया, अभिषेक बच्चन के घर में अमिताभ से बड़ा कोई एक्टिंग का कोई कोचिंग टीचर हो सकता है क्या? तेंदुलकर से बड़ा कोई कोचिंग क्रिकेटर हो सकता है क्या? गावस्कर से बड़ा कोई कोचिंग क्रिकेटर हो सकता है क्या? रोहन गावस्कर ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर होता। ये नहीं होता है। आपकी भूख कितनी है, आपकी भूख कितनी है उस चीज को पाने की? जी नरेंद्र मोदी में वो भूख था। आप लाख आलोचना कर लीजिए नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों का, उनके विचारधाराओं का। तेजस्वी यादव में वो भूख नहीं है, नीतीश कुमार में है। कब किसको पुचकारना है, कब किसको नहीं पुचकारना है, कब किसको रखना है, कब किसको भगाना है, कब ललन सिंह को रखना है, कब आरसीपी सिंह को बाहर करना है, कब संजय झा को दुलार करना है, कब कब अशोक चौधरी को डांटना है। ये जानते हो बैलेंस। मैं मानता हूं कि 3 धारा अभी बिहार में था, जिसमें सबसे कमजोर धारा नीतीश कुमार के पास है, सामाजिक आधार। लेकिन आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं कि वो पुचकारना जानते हैं, डांटना जानते हैं, बैलेंस बनाना जानते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, पार्टी में उनको राजनीतिक तौर पर किसी से डर नहीं लगता। आप आरसीपी सिंह से बताइए नहीं ना, लगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं तेजस्वी यादव का
मैं तेजस्वी यादव को एक बहुत प्रतिभावान नेता मानता हूँ, जी, कोई शक लेकिन नहीं। इन दिनों जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, अब भाई बताइए, बिहार मुजफ्फरपुर में एक बाहुबली को टिकट दे दिए, इतना हवा बनाया गया कि भाई ये दिनेश सिंह को हरा ही देंगे। क्या हुआ? कहीं लड़ाई में नहीं थे। तेजस्वी यादव बड़े बड़े रैली किए, मुझे तो आश्चर्य लगा, क्या कहें हम। सही कह रहे हैं आप। तो ये ऐसे नहीं होगा। आपके पास आपके पाइप बजान जाइए, तीनों जो ब्लॉक उसमें सबसे ज्यादा सामाजिक आधार लालू यादव यानी राजद के पास, उसको बढ़ाने की जरूरत है। सिर्फ बाप कहने से नहीं होता है, ग्राउंड पे काम भी करना होता है भाई साहब। ऋषि जी, आखिरी सवाल। एक तरफ अत्यधिक संरक्षणवाद की शिकार, ओवर प्रोटेक्शनिज्म की शिकार भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, और बीच में तेजी से अपना जनाधार गंवाने की तरफ बढ़ रही और व्यक्तित्व के शिथिल पड़ने से व्यक्ति आधारित पार्टी बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड, जिसमें एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बाकी कुछ नहीं है, नीतीश कुमार। उनके शिथिल पड़ने से, उनकी अवस्था उम्र धीरे धीरे बढ़ते जाने से बायोलॉजिकल क्लॉक रुकता नहीं है, और उनकी सक्रियता पहले की तुलना में कम होने से जेडीयू का आधार भी कम हो रहा है। प्रशांत किशोर ठीक है, चुनाव में एक दो सीटों पर बहुत मजबूत लड़ाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी उम्मीद वो भी नहीं जगा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है बिहार नेतृत्वहीनता की तरफ बढ़ता जा रहा है, या तमाम सबका गिरता हुआ ग्राफ फिर से बिहार में दो लोगों को एक होने पर मजबूर कर देगा? मैं आपकी बात से फिर सहमत नहीं हूँ। बेचारे के जी। अभी 2 अक्टूबर को पार्टी बनाए हैं और कह रहे हैं कि वो बड़ा कोई मतलब ये नहीं करते हुए दिख रहे हैं। भैया, यदि चारों सीटों पे त्रिकोणात्मक लड़ाई की स्थिति बना दी है, इससे बड़ा सफलता क्या हो सकता है? 2 अक्टूबर की पार्टी बनी है। अब 2 अक्टूबर की पार्टी बना, अरे भैया 2 अक्टूबर को पार्टी जिस आदमी ने बनाया है, आज 10 नवंबर है और आप क्या चाहते हैं कि 243 सीटों पर जीत जाए? जी। तिकोना आप ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और हमारे लाखों सामान्य दर्शक मानते हैं त्रिकोणात्मक इन 4 सीटों पे है या नहीं? बोलिए अभिषेक जी। जी। और जहां तक देख लीजिए, आपको मैं बता दूं, रामगढ़, बेलागंज में यदि तेजस्वी यादव थोड़ा हिम्मत दिखाते तो आज जो परिस्थिति हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजद तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे की लड़ाई लड़ रही है, वो स्थिति नहीं होती। आप जानते थे कि बीजेपी वहां मतलब अशोक सिंह को टिकट देने जा रही है, क्या आप गैर राजपूत को टिकट नहीं देते वहां? अंबिका यादव को ही दे देते, या किसी नया प्रयोग करते हुए किसी ब्राह्मण को दे देते। ब्राह्मण अश्विनी चौबे ऐसे ही खार खाए हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह तो रहे हैं। बिहार की आपने हिम्मत नहीं दिखाया, और हिम्मत ये ऐसे नेता कब नहीं दिखाते हैं, जब लीडरशिप कमजोर होती जा रही है, हो जाती है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते के कारण क्या हुआ? आज कांग्रेस वहां सत्तासीन होती है राजस्थान में, आज विपक्ष में है। आपने हिम्मत नहीं दिखाया। रामगढ़ में और बेलागंज में मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन दो परिवार से अलग यदि आप किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते और आप बैठाते, इनको सुरेंद्र यादव को बैठाते कि आपको सांसद बना दिया, फिर आपके बेटे को टिकट दे दे, कार्यकर्ता जाएंगे क्या? कार्यकर्ता सिर्फ मार खाने के लिए बने हैं, खून पसीना ये बहाने के लिए बने हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लालू यादव जगदानंद बाबू को कहते, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका बेटा सांसद है और मैं दूसरे बेटा को विधायक बना दे, तो वहां कार्यकर्ता क्या करेगा? लेकिन वो किस मुंह से कहेंगे? लालू यादव का तो पूरा खानदान राजनीति में है, दो बेटी यही चुनाव चीज तो लड़ी। कह रहा हूं, यही चीज तो कह रहा हूं, किस मुंह से कहेंगे? क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने शुरू खुद किया है। आपको याद है ना, 98 में सोनिया गांधी इतनी मजबूत थी, जिसको चाहिए उसको मुख्यमंत्री बना दी। राजस्थान में अशोक गहलोत को और हरियाणा में हुड्डा को। किसी ने एक स्वर जो है विरोध का आपने देखा क्या? नहीं। तो ये लीडरशिप की, ये बिल्कुल ये लीडरशिप की कमजोरी दिखाती है कि किसी नेता ने हट किया कि मेरे बेटे और भाई को टिकट दो और आपने दे दिया, एक गलत मैसेज जाता है। चलिए आखिरी सवाल पर हम आते हैं। ऋषि जी, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या नीतीश कुमार अब निर्णायक फैसले लेने के मोड़ पर पहुंच गए हैं? क्योंकि आज वो अपने गढ़ में, कहा जा रहा है कि फिर दोबारा भी आ सकते हैं, दोबारा भी आने की तैयारी में वो है बेलागंज पहुंचने के लिए, क्योंकि बेलागंज से सीधे उनकी प्रतिष्ठा समीकरण दांव पर है। दर्शकों का गाली सुनने को मिलता है
कि ये दोनों नहीं, देखिए हम उसकी करीब परवाह नहीं करते। दर्शक 6 महीने दर्शक से जो भी कहते हैं, 6 महीने दर्शक जो भी कहते हैं वो हमारे लिए, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अब जो कौन भी बात दर्शक अपमान कहते हैं, कौन कर रहा हमारे है? पास जो खबर और इनपुट होगा हम उसी आधार पर विश्लेषण करेंगे। दर्शकों को खुश कर कोई चीज, अब एक चीज बताइए ऋषि जी, अब एक चीज हमें बता दीजिए। आज मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, या आज मान लीजिए कि गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, हम कैसे कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है? अगर हमारे दर्शक नरेंद्र मोदी को पसंद ना करें और वो चाहे कि हम ये दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो वो हम उनको खुश करने के लिए वो बात नहीं कह सकते। ये सच्चाई है। हम क्या आज ये कह दे कि एक नाथ शिंदे 60 सीटें जीत लेंगे महाराष्ट्र में? नहीं कह सकते, क्योंकि हकीकत बिल्कुल उल्टी है। वो 10 सीटें पहुंच जाएंगे तो ये उनके लिए गंगा नहाने की स्थिति है एक नाथ अब शिंदे के अब लिए। आपने महाराष्ट्र का छेड़ दिया तो 2 सेकंड सुन लीजिए। जिन जी। शहरी सीटों पे एक तरह से बीजेपी शिवसेना का एक जमाने में क्लीन स्वीप हो जाता था, हम्म। वहां कांटे की लड़ाई है। और इवन महाविकास आघाड़ी को एज है। जी। आप समझ जाइए, स्थिति इतनी खराब है एनडीए की वहां। जी। हम अजीत पवार खुद ही कह रहे हैं हमको जरूरत नहीं है मोदी योगी के प्रचार की, हमारे और क्षेत्र में नवाब ना मलिक को आए टिकट वो। दे दिए। नवाब मलिक को नवाब टिकट मलिक दे कह रहे दिए हैं उनको और जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं वो दाऊद का आदमी है। जी। खैर, मेरे क्या? सवाल का हाँ, जवाब तो आपने नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना अभी इतना आसान नहीं है कि उपचुनाव के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार लेकिन एनडीए के डिसाइडिंग डिसाइडिंग रोल की तरफ बढ़ तो रहे हैं, कि फैसले नीतीश उन्हें कुमार लेना है। एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे 2025 विधानसभा चुनाव में। और कल भी संजय झा ने ये बयान दिया है कि जेपी नड्डा आए थे, उनका स्वागत है, एक लेकिन चीज बताइए ऋषि जी, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन एनडीए ये तीन वर्ड है। मैं उसी इसमें पे आ रहा सुनिए, मैं उस, एनडीए ये 3 वर्ड है। ये इंडिया में भी तो एनडीए तीनों आता है, उसमें एक आई अरे बढ़ जाता सुन है। तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। हम्म। लेकिन नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, बाएं हाथ से क्या कर रहे हैं दाएं हाथ को नहीं मालूम, दाएं हाथ से क्या कर रहे हैं बाएं हाथ को नहीं मालूम। और राजनीति में कब क्या हो जाए, कब क्या इक्वेशन बन जाए, कब क्या ऐसी परिस्थितियां आ जाए, कब नीतीश कुमार को ऐसा लगे कि तुरंत वो बच्चे, नीतीश कुमार में थोड़ा बच्चा दिल है, तुरंत वो रूठ भी जाते हैं, ये व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है। इंडिया गठबंधन में यही नहीं हुआ, अच्छा बनाया मैंने, अब मजा मार रहा है, ये सब हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, न कन्वेनर बना रहा है, न प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना रहा है। अच्छा चलो अभी हम पूरा अथी मतलब जो जो रिसेप्शन पार्टी होती है उसमें बॉब सिस्टम होता है, खाना सब मिल जाता है, वही पूरा हौर दिए खाना, खाने लायक छोड़ा नहीं। वही स्थिति है। नीतीश कुमार कब क्या लेंगे डिसीजन, ये कोई भी पत्रकार का एक दम के साथ कहता हो कि कल नीतीश कुमार ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, राजनीति में इक्वेशन दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। पर्दे के पीछे क्या इन बड़े नेताओं के बीच बातचीत होती है, जरूर होती होगी, कुछ ऐसा हो, परिस्थितियां ऐसा डेवलप होगा, नहीं नहीं ऋषि जी, ऐसा एक चीज थिसोल्ड बताइए, एनर्जी क्या आ जन जाएगी, सुराज न्यूक्लियस से नहीं, कल इलेक्ट्रॉन मुझे निकल एक सोशल जाएंगे। साइंटिस्ट से बात हुई मेरी, कल मेरी एक सोशल साइंटिस्ट से बात हुई, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जन सुराज ज्यो ज्यो बीजेपी के वोट में सेंध लगाता जाएगा, या जन सुराज ज्यो ज्यो मजबूत होता जाएगा, ये कह लीजिए, त्यों त्यों लालू यादव और नीतीश कुमार को एक दूसरे की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस होती चली जाएगी। क्या इस बात में दम है? है, जेडीयू अपने बलबूते आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब ये जो कह रहे हैं लोकसभा में 30 सीटें जेडीयू की आई, मतलब बीजेपी जेडीयू की आई, तो उसमें बीजेपी के वोट का भी निर्णायक रोल है और जेडीयू के भी वोट का निर्णायक रोल है। और गठबंधन में एक दूसरे को वोट नहीं मिलेगा, यानी बीजेपी के वोट शेयर में यदि जनस्वराज ठीक ठाक सेंध लगा जाती है तो फिर जेडीयू के हिस्से क्या आएगी, गठबंधन में क्या अर्थ है? फिर नए अच्छा गठबंधन के लिए नीतीश कुमार विचार करेंगे, भैया इसमें तो जो मेरे पार्टनर है उसका भोजन तो कोई और खा जा रहा है। मान लीजिए चलिए ऋषि जी, एक एक सुनिए सुनिए 2 सेकंड, चुनावी विसात यदि एक थाली है, किसी को चावल लाना है, किसी को दाल लाना है, किसी को सब्जी लाना है, दाल सब्जी आया, चावल कोई लेकर भाग गया, तो भाई खाने वाला आदमी देखेगा कि भात का इंतजाम कहीं से तो करें, चावल का इंतजाम कहीं से तो करें। वही चलिए ऋषि स्थिति जी, है। कार्यक्रम का समय खत्म हो चला है। हम अपने दर्शकों को इतना ही ओवर बता हो दें कि गया। 4 सीटों पर दिलचस्प नतीजे नतीजे देखने को मिल सकते हैं।
और बिहार की राजनीति के बारे में क्या कहा जाए, यदि एक लाइन में कहना हो तो सावन के महीने में जब लोग बाबा धाम जाते हैं सुल्तानगंज से जल लेके, तो नारा लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तो बिहार की राजनीति को प्रशांत किशोर ने इस मोड़ पर ला करके तो जरूर खड़ा कर दिया है कि एक राजनीतिक दल के लोगों को लगता है कि चाचा एक सहारा है। तो चाचा एक सहारा है कि ये परिस्थिति कि भतीजा ही एकमात्र सहारा है, क्या ये 23 नवंबर को आएगी, 24 को जमीयत की रैली के बाद आएगी, या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से औपचारिक न्योते के बाद आएगी, इसके बारे में हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, और लेकिन 23 को बहुत कुछ तय होने वाला है। जी ऋषि जी। 2 सेकेंड और एक खबर है, आप ये भी जान जाइए, आज ही नोट कर लीजिए। 2025 के बाद जिस आरोप से नीतीश कुमार मुक्त होते जा रहे हैं, मुक्त एक तरह से हुए पूरे राजनीतिक जीवन में, वो आरोप उन पर लगने वाला है। अपने पुत्र को राजनीति में लाने जा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। निशांत की राजनीति में एंट्री होगी और बहुत मजबूती से एंट्री होगी। हरे रामा हरे कृष्णा का कैसेट खरीदते हुए क्या बोल रहे थे कि क्या आप लोग ये सब सवाल पूछते हैं, हम तो अब भक्ति और ये अध्यात्म कहने की बात है भैया, ये कहने की बात है। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए अब देखते हैं हरे रामा हरे कृष्णा नमस्कार। वो क्या होता है। लेकिन बिहार की सियासत का जो हरे रामा हरे कृष्णा है, 23 नवंबर को सब कुछ दिखेगा और बहुत कुछ अभी बिहार के पिटारे में बाकी है। नीतीश कुमार निर्णायक मोड़ पर निर्णायक फैसले लेने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना है कि निर्णायक फैसला किस रूप में सामने आता है। ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला। नमस्कार।